आज हम स्टार्ट करने में इकोनॉमिक्स। ये हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लास होगी जिसमें सिर्फ बुलेटिन डिस्कस किए जाएंगे, द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। पूरी थ्योरी पार्ट डिस्कस नहीं की जाएगी, आपको सिर्फ हर एक चीज़ की बेसिक नॉलेज दी जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इकोनॉमी स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो आप सभी को पता है, एडम स्मिथ है, ठीक है। एडम स्मिथ है और ये एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, ठीक है। इनकी जो 1776 में बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी किसे कहते हैं, ठीक है। तो समझिए इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो पीपल को मीन टू वर्क और मीन टू वर्क के साथ उन्हें एक अर्निंग का कैपेसिटी देता है, एक मदद करता है। जैसे कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सिस्टम है जहाँ प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ट्रेड होती है। क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ट्रेड होती है। और ट्रेड क्या में होती है, गुड एंड सर्विसेज में होती है। तो ये जो पूरी चीज़ है ये एक सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिस्टम होती है। तो इसे करने वाला कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है, एम्प्लॉय को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। और ये सैलरी से वो गुड्स खरीदते हैं और ये गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक तरह का एक्टिविटी, और ये सारी एक्टिविटी विद इन अ नेशन, चाहे वो नेशन बड़ी हो, चाहे वो नेशन छोटी हो, चाहे वो एक स्मॉल टाउन हो, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उसे इकोनॉमी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है जो प्रोवाइड करती है कि एक पीपल को मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्कैसिटी। स्कैसिटी क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कैसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो लिमिटेड होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, समझिए कि यहाँ 100 आदमी है, ठीक है, 100 आदमी 100 पीपल, और यहाँ टोटल सिर्फ 10 एप्पल्स है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा और यहाँ सप्लाई बहुत कम है। यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ सप्लाई बहुत कम है। तो इसी के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। इसी को स्कैसिटी कहते हैं। और ये यूनिवर्सल है, याद रखिएगा, ये हर जगह अप्लाई होता है। ये क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बहुत ही तो 5 है, 5 से ज़्यादा होती है, पर हम सिर्फ 3 डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला आता है स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला क्या आता है, स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो स्केसिटी क्या होता है, बहुत सी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि लैंड, ठीक है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, लैंड लेबर हो गया आपके पास, फिर ठीक है कैपिटल हो गया। तो ये एक रिसोर्सेज, और ये जो रिसोर्सेज है बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड के अकॉर्डिंग इनकी जो सप्लाई है वो बहुत रिसोर्सेज है, जिसके चलते हम कहते हैं कि जो हमारी रिसोर्सेज आर वेरी स्केयर और रिसोर्सेज आर वेरी स्केयर एंड दीज आर यूनिवर्सल, ठीक है। मतलब ये जो बात है ये यूनिवर्सल है, क्योंकि हमारी और हम हर एक पीपल की वांट्स को पूरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, और लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हम हर एक आदमी की जो सेटिस्फैक्शन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन होती है उनकी जो वांटिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वो नेवर एंडिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, नेवर एंडिंग होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या डिस्कस करें, अनलिमिटेड। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी वांट है वो क्या है, नेवर एंडिंग है, ठीक है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, जो आप खुद ही देखो, आपकी जो हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। किसी को कमोडिटी ए पसंद है तो किसी को कमोडिटी बी पसंद है। तो ये एक इम्पॉसिबल है कि हम हर एक इंडिविजुअल पर्सन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि क्या रीज़न है, तो हमारे पास जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्केर्स है, जिसके चलते हम हर एक आदमी की इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये, तो सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। थर्ड क्या होता है, ऑल्टरनेट यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बार बार बता रहा हूँ कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है, पर और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट, जैसे कि कमोडिटी ए है, तो कमोडिटी सिर्फ एक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होती है, हम उन्हीं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी एक से ज़्यादा पर्पज़ होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं ये कमोडिटी ए क्या है, पेट्रोल है। तो पेट्रोल आप कहते हैं कि
जो ये पेट्रोल होती है सिर्फ व्हीकल्स के लिए यूज़ नहीं होती है, बल्कि मशीन्स के लिए भी यूज़ होती है, जनरेटर्स के लिए भी यूज़ होती है, इसके बहुत सारे पर्पज़ है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा, सबसे पहले स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जिसके चलते हम हर एक पीपल को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी वांट होती है, ठीक है, जिसे हमें इसलिए हम कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। जैसे कि 2 पर्सन ए एंड बी, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होगी, ए को कुछ अलग चाहिए होगा, बी कुछ अलग चाहिए होगा, और हमारे पास रिसोर्सेज उतना है नहीं कि हम दोनों को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। अब ऑल्टरनेट यूज़ किया, अब कुछ अगर समझो हमने पेट्रोल बनाया, ठीक है, हमने पेट्रोल प्रोड्यूस किया, तो पेट्रोल का सिर्फ एक ही यूज़ नहीं है, उसकी एक से ज़्यादा यूजेस है इस, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट यूजेस। तो ये सब हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है, और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल पे डील किया जाता है, ठीक है, मतलब एक स्मॉल पॉपुलेशन पे कह लो, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एज अ होल होता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एज अ होल होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज माइक्रो, ठीक है। तो पहले जान लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमी थ्योरी है वो किस पे डील करती है, तो ये स्टडी करती है इंडिविजुअल बिहेवियर को, ये स्टडी करती है इंडिविजुअल बिहेवियर को, ठीक है। तो क्या करती है, तो आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इन अ इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या करती है, इंडिविजुअल यूनिट। मैक्रो क्या करता है भाई, तो मैक्रो इसका उल्टा करता है, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं लिया जाता है, यहाँ इकोनॉमी को एज एन एग्रीगेट लिया जाता है, यानी कि पूरा होल लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट में बात होता है भाई, ठीक है, इंडिविजुअल पे बात ही नहीं होता, यहाँ एग्रीगेट पे बात होता है यहाँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो में MICRO, ठीक है। तो ये जो आई है ये क्या होता है, इंडिविजुअल, और मैक्रो में जो ए है ये क्या बात करता है, एग्रीगेट, ठीक है। दो चीज समझ में आ गया, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर से रिवीजन कर लेते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक थ्योरी है जो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो अब इसके एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में क्या आता है, नेशनल इनकम आता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल इनकम आता है, ठीक है। फिर कंजम्पशन आता है, पर कंजम्पशन इंडिविजुअल का नहीं आता है, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कंजम्पशन क्या होगा, एग्रीगेट कंजम्पशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा एग्रीगेट आउटपुट आएगा। पर यहीं अगर माइक्रो की बात की जाए, ठीक है, किसकी बात की जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ माइक्रो की बात की जाए तो यहाँ माइक्रो किससे डील करता है, तो माइक्रो तुम्हारा आपका इंडिविजुअल आउटपुट पे डील करेगा, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम पे डील करेगा, ठीक है, प्राइस पे डील करेगा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पे डील करेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो की, ठीक है। और माइक्रो को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हमें एक और चीज भी कहते हैं, हम इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्राइस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रो को हम किससे जानते हैं, ठीक है, मैक्रो को देख लीजिए। तो मैक्रो को हम किससे जानते हैं, मैक्रो को हम आपका एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और माइक्रो को प्राइस थ्योरी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ए फॉर एग्रीगेट, ठीक है, और आई फॉर इंडिविजुअल। अब डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने क्या बताया था, एडम स्मिथ, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो, ये किससे करता है, इंडिविजुअल, और ये किससे करता है, एग्रीगेट से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टडीज दी इंडिविजुअल इनकम, यहाँ पे स्टडीज दी नेशनल इनकम, यहाँ पे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो हाउस होल्ड लिया गया है ये इंडिविजुअली लिया, मतलब एक हाउस को लिया जाएगा या एक फॉर्म को लिया जाएगा, उसके डिसीजन पे देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्रीगेट में होता है, यहाँ सिर्फ एक हाउस होल्ड, यहाँ पूरी कंट्री की या पूरी नेशन की हाउस होल्ड को या फॉर्म को लिया जाएगा, इसलिए एग्रीगेट बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस पे डील होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल प्राइस, यानी कि एग्रीगेट में बात की जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ डिमांड और सप्लाई किसकी देखी जाती है, गुड्स की देखी जाती है, यानी कि एनालाइज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे भी वही होता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पर बात है यहाँ पे एग्रीगेट में बात किया जाता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ये टूल है, इट्स अ टूल, ठीक है, ये माइक्रो की टूल है। यहाँ पे सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई यानी कि इंडिविजुअल की देखी जाती है, और यहाँ एग्रीगेट में लिया जाता है मैक्रो में, यही सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है।
चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम किसकी, इकोनॉमी की। तो भैया तीन चीज़ होती है सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम किस पे, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या होता है, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारी रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करें, ठीक है, क्या बनाएं, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस करें, क्या बनाएं और किस क्वांटिटी में बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है, जिसके चलते जो हमारी रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारी रिसोर्स क्या है, बहुत लिमिटेड है। तो डिसाइडिंग टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, यहाँ पे देख लीजिएगा, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बिटवीन डिफरेंट गुड्स लाइक नेसेसरी आइटम्स, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, या फिर बहुत लग्जरी आइटम्स। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे बनाए, यानी कि डिसाइडिंग दी टेक्निक, यहाँ पे टेक्निकलिटी यूज होती है, यानी कि लेबर को यूज़ करें कि मशीन को यूज़ करें या दोनों को यूज़ करें। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव है, यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब मशीन का उपयोग बहुत कम होगा और लेबर बहुत ज़्यादा होंगे, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, लेबर बहुत कम होंगे और मशीन्स बहुत, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, और मिक्स में दोनों को यूज़ किया जाता है, दोनों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, अब बनाया किसके लिए जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भैया रिसोर्स तो बहुत स्केर्स है और लेने वाले तो बहुत ज़्यादा है, डिमांड करने वाले तो बहुत ज़्यादा है, कोई और किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है रिच एंड पुअर। ठीक है, रिच तो भैया लग्जरी भी ले लेगा और एसेंशियल भी ले लेगा, पर पुअर के लिए तो एसेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे होता है दो चीज़, एक होता है पर्सनल, एक होता है फंक्शनल। फंक्शनल पहले बता दूँ तो फंक्शनल में क्या होता है, हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे क्या शेयर है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, वहाँ पे क्या शेयर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और पर्सनल क्या होता है, पर्सनल में हम देखते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेशनल इनकम में किसकी क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रॉब्लम बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस याद रखिएगा यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ये ज़रूरी है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्वांटिटी को देखा जाता है, जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे मस्ट टॉपिक की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है क्या है, ठीक है, देखिए इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि बुक के लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा जाता है आपको, यहाँ पे लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, याद रखिएगा ऑल्टरनेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे देखिएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अब मैं इसे पूरे समझाता हूँ ये होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट्स है उसको देखिए, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं तब से बताते आ रहा हूँ, जो हमारी रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत स्केर्स है। अब चॉइस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब चॉइस करना डिफिकल्ट है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमोडिटी ए ले या कमोडिटी बी ले। तो जो, ठीक है, हाउ मच इज फोरगोन ऑफ ए, ठीक है, हम कितना ए को सैक्रिफाइस करते हैं कि हमें बी मिले। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि अगर हम ए को ठुकरा रहे हैं तो हम बी को ले रहे हैं। अब ए को ठुकराने से जो हमारी लॉस हुई है, ठीक है, या जो हमने फोरगोन किया है, ठीक है, बी को पाने के लिए, तो वो जो गैप है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव अगर होगी तो समझिए कि वो बेस्ट ऑप्शन है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो एक तरह की ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नेगेटिव है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो वो बेस्ट ऑप्शन, अगर वो पॉजिटिव है तो वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ ऑल्टरनेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हाउ मच इज फोरगोन ऑफ ए टू गेट सम ऑफ बी, हमने कितना फोरगोन किया ए को कि हमें बी मिले। ठीक है, और ये हम ये क्यों करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत स्केयर है, डिफिकल्ट चॉइस है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए, ठीक है, समझिए कि इंक कहाँ है, ठीक है, चलिए समझिए कि आपके पास 100 रुपये है। ठीक है, आपके पास 100 रुपये है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, 100 रुपये आपके पास दो ऑप्शन है भैया, या तो इसको फिक्स कर दो बैंक में, या तो इसको सेविंग में डाल दो। ठीक है, फिक्स में आपको 10% दे रहा है और आपको सेविंग में 4% दे रहा है। यानी कि अगर आप फिक्स करेंगे तो आपको कितना रुपए का प्रॉफिट है, फिक्स करेंगे तो ₹10 का 10 मिलेगा, और अगर आप सेव करेंगे तो आपको रुपीज़ कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी कि अगर आपने फिक्स किया पैसे 100 रुपये को तो आपको 10 मिलेगा, अगर आपने सेव किया तो 4 किया। तो आपने क्या सोचा भाई, फिक्स कर देंगे तो पैसा निकालना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ सर्टेन पीरियड के बाद निकालना पड़ेगा। सेविंग करेंगे तो चलो भैया इंटरेस्ट मिल भी रहा है, साथ ही साथ पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया, आपने चूज़ कर लिया
4 को। तो ये क्या है आपका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। ये क्या है आपने ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आपने क्या किया, एक आपने जो अपनी फर्स्ट ऑप्शन थी उसको फोरगोन किया बी को लेने के लिए, ठीक है। समझो ये ए है और ये बी है, तो आपने क्या किया, ए को फोरगोन करके बी को ले लिया, ठीक है। तो आपने देखा आपने कितने की लॉस सही, तो ये 6, तो ये 6 क्या था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। ये 6 क्या था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये 6 है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था, ठीक है। यानी कि आपने जो क्या चूज किया, आपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज किया, यानी कि आपने 4 को चूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्केर्सिटी के बारे में बात की, पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो स्केर्सिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि स्केर्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। समझो कि पापा और बेटा शॉप गए, ठीक है, पापा और बेटा फादर और सन शॉप गए, ठीक है, कहाँ गए, शॉप गए। अब शॉप में उन्हें क्या देखा कि उन्हें अब बेटा को लेना था लैपटॉप, पापा को लेना था टीवी। बेटा को लेना था लैपटॉप, पापा को लेना था टीवी। और पैसे कितने थे भैया, पैसे थे 30,000, ठीक है। अब जैसे कि पता है कि दाम तो बहुत महंगा है भाई, तो शॉप में गए, तो पापा बेटे में बात हुई कि बेटा देखो लैपटॉप तुम बाद में ले लेना, टीवी ले लेंगे तो भाई दोनों का काम हो जाएगा, तुम भी कुछ पढ़ लो, तुम भी कुछ देख लोगे, मैं भी कुछ देख लूँगा, लैपटॉप होगा सिर्फ तुम ही चलाओगे। तो यहाँ पे क्या देखा इन्होंने कि इनके पास जो रिसोर्सेज थी वो बहुत लिमिटेड थी, जिसके चलते इन्होंने लैपटॉप को क्या किया, फोरगोन किया। इन्होंने क्या किया, फोरगोन किया, ठीक है। किसके फोरगोन किया, लैपटॉप को फोरगोन किया, ठीक है। क्या लेने के लिए, तो एलईडी यानी कि टीवी लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट चॉइस था, तो यहाँ जैसे कि पॉइंट सेटिस्फाई करता है। स्केर्सिटी है, स्केर्सिटी यानी कि सिर्फ 30,000 रुपये हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि फोरगोन किया इन्होंने, क्या फोरगोन किया, तो लैपटॉप फोरगोन किया, ठीक है। क्या लिया इन्होंने, एलईडी लिया। तो कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना पड़ता है, ठीक है। तो वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ नहीं होता, ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक तरह का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां दो पॉसिबल कमोडिटीज को, उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को निकाला जाता है, ठीक है। जैसे चलिए पढ़ लेते हैं, आइए, ठीक है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट द ट्रेड ऑफ फेसिंग एन इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पे याद रखिए दो कमोडिटी में डील होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द लाइन शो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज होती है, ये याद रखिएगा कि जो रिसोर्सेज होती है, ठीक है, ब्लैंक में आ जाते हैं भैया, ठीक है। यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं पेन को। देखिए दूसरी सब पीपीएफ में क्या देखना है कि पीपीएफ में जो रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, ठीक है, ये जो रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं, फिक्स्ड है। अब इसी में आपको चूज करना है, या तो ए बनाओ या तो भाई बी बनाओ, या तो दूसरी ऑप्शन क्या है कि ए से कुछ पार्ट, समझो कि 100 है, अब या तो पूरी 100 ए में डाल दो, या तो पूरी 100 बी में डाल दो, या तो 90 यहाँ दे दो, या तो 10 यहाँ दे दो, ठीक है। पर ये 100 को ही यूज करना है, यू कैन ओनली यूज दिस फिक्स्ड रिसोर्सेस, ठीक है। इससे ज़्यादा आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये ही दो कमोडिटी को लेके आपको जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जितने पॉसिबल, याद रखिएगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आपको बनाना, ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए जैसे कि अब इनके कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको एजम्पशंस क्या बताया था, ठीक है, एजम्पशन मैंने आपको क्या बनाया था, सबसे पहले बताया था कि जो भैया रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड है, ठीक है, रिसोर्सेज क्या फिक्स्ड है। दूसरा एजम्पशन ले लो कि आप रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, रिसोर्सेज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी में, ठीक है। तीसरा ले लो ओनली टू गुड्स, ठीक है, ओनली टू गुड्स, ठीक है, ओनली टू गुड्स। चौथा ले लो, चौथा अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया चौथा ये है कि जो आपके रिसोर्सेज है, ठीक है, आपकी क्या है जो रिसोर्सेज है उसको फुल्ली एंड एफिशिएंटली पूरा यूज़ करना है भाई, पूरा यूज़ करना है, ठीक है। रिसोर्सेज जो है इसको फुल्ली और एफिशिएंटली पूरा यूज़ करना है, ठीक है। 5 क्या है, अब देखो अब जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, ठीक है, द रिसोर्सेज विच यू हैव,
अब उससे आप जो प्रोडक्ट्स बनाओगे, ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इक्वली एफिशिएंट होंगे, ठीक है। यानी कि समझो आपके पास कुछ पार्ट्स है, अब आपके पास कुछ पार्ट्स है जो जिससे कि आप गन बना रहे हो, तो अब क्या वो पार्ट्स से आप बटर बना सकते हो, ठीक है। क्या पता आपके पास कुछ ऐसा पार्ट हो कि आप उससे बटर बना सकते हो, पर वो उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो एफिशिएंसी है वो वैसी ना हो। तो हम कहते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। जो ये रिसोर्सेज होते हैं ये हर एक प्रोडक्ट्स में एफिशिएंट नहीं होते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ठीक है, इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ अब देखो, हाँ यहाँ पे ये कह सकते हैं जो यहाँ टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली 2 प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल गन और बटर ले लो। ऑल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जो टेक्नोलॉजी है वो फिक्स्ड होती है कि अब इसको टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट ले लो। ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज्ड, और यहाँ सेक्टर पहले यानी कि सब चीज़ और अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, गुड्स ए गुड बी। यहाँ पे गन ले लो, गुड ए क्या है आपका, गुड ए आपका गन है और गुड बी आपका क्या है, बटर है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये ए है, ठीक है, मोर ऑफ ए आर बीन प्रोड्यूस एंड नन ऑफ बी, यानी कि जहाँ यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ सिर्फ गन बना है पर यहाँ कोई बटर नहीं बना है, ठीक है। यहाँ सिर्फ गन बना है और यहाँ कोई बटर नहीं बना है। डी में देख रहे हैं तो डी में सिर्फ बटर बना है, गन नहीं बना है। डी में सिर्फ बटर बना है, गन नहीं बना है। ई में क्या देख रहे हैं, ई में क्या है, जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे ई में देख रहे हैं जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंट यूज़ नहीं किया, और एफ में जो चीज़ बना है वो अनअटेनेबल है, ठीक है, वो अनअटेनेबल है। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्या है, ठीक है, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में बटर है, गन है, ठीक है। ये ले लेते हैं, बटर है और गन है, ठीक है। अब सब एकदम आराम से समझना, ठीक है, एकदम आराम से, ठीक है। जब मेरे पास मेरे पास फिक्स रिसोर्सेज कितना है, 21 है, ठीक है। तो मैंने पूरी 21 जो यूनिट्स है मैंने वो ए पे लगा दी, यानी कि गन पे लगा दी, ठीक है। एक ए जो बंदा है, ए जो पर्सन है, उनसे क्या किया, जो उसके पास 21 यूनिट्स थे उसने क्या किया, ये पूरी 21 यूनिट्स गन पे लगा दी, तो कोई बटर नहीं बना। बी जो बंदा है उसने जो 20 यूनिट्स गन पे लगाई और 1 यूनिट बटर पे लगाई। सी जो बंदा है उसने 18 यूनिट्स गन पे लगाई और 2 यूनिट्स बटर पे लगाई, जिससे कि 2 बटर बना। अब एक और चीज़ जानो कि देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इसने 1 यूनिट लगाया, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज तो फिक्स है, यानी कि 20 + 1 21। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे क्या देखा कि उसने क्या किया, ये 1 यूनिट निकाल दी एक बटर के लिए और 20 यूनिट रख दी, क्या रख दिया, गन के लिए। अब इसी 20 यूनिट में से उसने क्या किया, एक एडिशनल बटर बनाया, पर इस समय उसको कितना गन सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो इस बार उसको 2 गन सैक्रिफाइस करना पड़ा, ठीक है। यानी कि एक बटर बनाने के लिए उसको 2 गन सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब यहाँ पे उसने कितना बटर बनाया, एक और एडिशनल बनाया, क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 + 1 3, यहाँ 3 आ गया, यानी कि एक एडिशनल बनाने के लिए तो उसके पास कितना गन बचा, 15, यानी कि उसने 3 का लॉस किया, यानी कि 3 गन जब लॉस हुए तब एक बटर बना, ठीक है। ये एक तरह का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 20, यहाँ पे ये देखिए 20 गन और यहाँ पे 1 बटर, ठीक है। 18 गन, यहाँ पे 2 बटर, यहाँ 15 गन, यहाँ पे 3 बटर। तो ये क्या था, ये सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये सारी क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एमओसी होता क्या है, ठीक है, जब आप कमोडिटी ए को सैक्रिफाइस करते हैं, यानी कि जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, लेट्स से कमोडिटी ए, ठीक है, जब आप कमोडिटी ए के कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स को सैक्रिफाइस करते हैं कि आप कमोडिटी बी को गेन कर सके, एक एडिशनल यूनिट, यानी कि 1 एडिशनल यूनिट, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 एडिशनल यूनिट गेन कितना का होगा, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस किसके, कमोडिटी ए के, ठीक है, टू गेन 1 एडिशनल यूनिट। फिर से मैं बोल रहा हूँ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी बी,
ठीक है, कमोडिटी बी इस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स को सैक्रिफाइस करते हैं एक एडिशनल को गेन करने के लिए, ठीक है। और एमओसी हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एमओसी हमेशा इंक्रीज क्यों करता है, इसका भी रीज़न है, चलो भाई बता देते हैं। इसका रीज़न क्या है, समझो ये बंदा ए है, ठीक है, ये बंदा ए है। बंदा ए को बोला कि भैया गन बनाओ, तो बंदा ए गन बनाने में क्या था, एक्सपर्ट। क्या था, एक्सपर्ट। बोला हाँ भैया गन तो हम बना लेंगे, ये तो मेरा ही काम है भैया, ठीक है, हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब क्या हो गया भैया, खाने का तल्ली हो गया, ठीक है। अब बंदा बनाने वाला तो एक ही है, तो एक को बोला बाबू क्या करो कि जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको क्या करो, गन को थोड़ा सेक्रीफाइस करो, थोड़ा गन से रिसोर्सेज हटाओ और तुम बटर बनाओ। अब एक चीज़ बताइए भैया, जो बंदा गन बना रहा है, ठीक है, द पर्सन हु इज़ मेकिंग अ गन एंड ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट गन, ठीक है, मेकिंग ऑफ गन, तो क्या वो बटर बना सकता है? चलो वो बटर बना दिया, क्या उसकी क्वालिटी वैसी रहेगी, क्या उसकी एफिशिएंसी वैसी रहेगी? जी नहीं, उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। अगर एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी घटी तो एमओसी क्या होगा, एमओसी इंक्रीज होगा। क्योंकि आप ही सोचिए, जैसे कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, साइंस स्ट्रीम बच्चा साइंस में एक्सपर्ट है, उसको बोलेंगे कॉमर्स पढ़ने, तो क्या वो पढ़ लेगा? पढ़ लेगा, पर उसको टाइम लगेगा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी घटेगी, ठीक है। तो इसलिए एमओसी इंक्रीज करता है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा क्या है भैया, हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, जिसको एमओसी बोलते हैं। यहाँ पे तुम एक चीज़ देखना था, यहाँ पे जो एमओसी है, जब 21 यूनिट गन बन रहा है तो 0 बटर, यहाँ पे कोई एमओसी नहीं है। जब बी, अब देखो अब क्या हुआ, तो हमने गन से एक एडिशनल यूनिट सेक्रीफाइस किया, ठीक है, हमने क्या किया, गन से एक एडिशनल यूनिट सेक्रीफाइस किया, यहाँ देख लो एमओसी 1 आ गया। हमने अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने दो गन को, अब देखो यहाँ 20 था, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 20 था, यहाँ 20 था और यहाँ 18 हो गया, यानी कि हमने 1 एडिशनल यूनिट के लिए, क्या 1 एडिशनल यूनिट के लिए 2 गन को लूज़ किया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ एक और एडिशनल, यहाँ पे एक और, अब यहाँ पे देखिए 2 से 3 आया तो यहाँ पे 1 एडिशन हुआ, पर यहाँ पे कितना का लॉस हुआ, यहाँ पे 3 का लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना का लॉस हुआ, यहाँ 4 का लॉस हुआ एक एडिशनल गेन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 4 का लॉस एक एडिशनल गेन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कितना का लॉस हुआ, यहाँ पे 5 का लॉस हुआ एक एडिशनल गेन करने के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं, एमओसी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ एमओसी 1 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कितना सैक्रिफाइस हुआ है, ठीक है, द रेशियो, यहाँ पे हम रेशियो में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम किस में बात करेंगे, यहाँ पे हम रेशियो में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, वहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे हम रेशियो में बात करेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू, ठीक है, सैक्रिफाइस टू गिव एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे रेशियो में बात करेंगे, ठीक है। एमआरटी क्या होता है, सैक्रिफाइस बाय गेन, कितना सैक्रिफाइस किया गया है जिसके चलते हमने कुछ गेन किया, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ एमआरटी में भी देख लेते हैं, एमआरटी क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, दिखा देते हैं आपको, फिर से वापस जाते हैं, ठीक है। एमआरटी क्या है, तो भैया देखो यहाँ पे 21 यूनिट था, पूरी 21 यूनिट हमने गन बना दी, ठीक है। यहाँ पे कितना यूनिट था, 21 यूनिट था, तो हमने क्या बनाया, पूरा 21 यूनिट गन में, तो यहाँ एमआरटी कुछ नहीं हुआ। अब भैया यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20 है, तो हमने एक से बटर बना दिया, यहाँ 20 गन रख दिया, एक बटर रख दिया, तो हमने क्या देखा, चलो भैया एक यूनिट से जब मैंने एक यूनिट गन खोया, यानी कि मैंने एक यूनिट, यहाँ पे मैंने एक यूनिट गन को सैक्रिफाइस किया, तो मैंने एक बटर बनाया। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम 2 गन को लूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2 यूनिट लूज़ किए गन का, तो एक बटर बना। यहाँ पे 3 यूनिट लूज़ किए तो एक बटर बना। यहाँ पे 4 यूनिट लूज़ किए तो एक बटर बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लॉस हो रहा है, जिसके चलते एक बटर एक एडिशनल बटर बन रहा है। ये हम एमआरटी में कंपेयर कर पा रहे हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पीपीएफ, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो भैया सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका स्लोप डाउनवर्ड करता है, ठीक है। क्या करता है, स्लोप डाउनवर्ड करता है। तो भैया स्लोप डाउनवर्ड क्या करता है, देखो सबसे पहले तो भाई सबको पता है कि जो पीपीएफ है वो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो पीपीएफ है वो क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लैंक स्क्रीन में आ जाते हैं,
सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बात करें सबसे पहले, अरे भाई पेन तो लिखा जा, स्लोप कर रहा है भैया, कहाँ, डाउनवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड क्यों कर रहा है, क्यों, सबसे पहले तो भाई दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यानी कि ए और बी, इससे ज़्यादा बन नहीं सकता है, ठीक है। और हमारे पास रिसोर्स और टेक्नोलॉजी क्या है, रिसोर्स फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। इन सच अ केस मोर ऑफ गुड कैन बी सैक्रिफाइस, यानी कि मोर ऑफ गुड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, यानी कि ए से कुछ लेंगे तब बी बनेगा या बी से कुछ लेंगे तब ए बनेगा, यही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ कि एक कमोडिटी घट रहा है तो दूसरा कमोडिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि कुछ कि ए को सैक्रिफाइस करो तो भैया बी बनेगा, या तो बी को सैक्रिफाइस करो तो ए बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन, ऐसा नहीं कि अगर ए बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ाएंगे तो ए बढ़ेगा, यहाँ पे बल्टी उल्टा, अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप के चलते जो स्लोप है हमारा डाउनवर्ड हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कि पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ क्या शो करता है, तो भैया मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कितने गुड्स का, दो गुड्स का, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स और आपका टेक्नोलॉजी गिवन रहता है। और इन सच अ केस मोर ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, ये हो सकता है। और ये इसके कारण क्या पता चलता है कि वहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि जब एक की क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी कि जब कमोडिटी ए की क्वांटिटी चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कमोडिटी बी की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या बन गया, इन्वर्स रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे में, दूसरा क्या है, तो भैया दूसरा है कॉनकेव शेप, ठीक है। चलो भैया इसको समझाया जाए, चलो अच्छा है, चलो कॉनकेव शेप में आ गया भैया। तो भैया कॉनकेव शेप कैसे बन रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या जानना है भैया, एमआरटी क्या होता है। यहाँ पे जो एमआरटी है वो हमेशा इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जो एमआरटी है वो इंक्रीज़ करता है। अब इंक्रीज़ क्यों करता है, इसलिए करता है कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर बंदा ए है, वो गन बना रहा है और वो गन बनाने में एक्सपर्ट है, और आप उसको बोलेंगे बटर बनाने के लिए, तो ऑफकोर्स है वो बटर तो बना देगा, पर जो उसकी क्वालिटी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी रहेगी वो घट जाएगी, ठीक है, वो घट जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, तो इसके चलते एमआरटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एज रिसोर्सेज, अब देखो एमआरटी इंक्रीजेज बिकॉज इट एज्यूम दैट नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है कि जो एमआरटी की जो दिस रेस इज द कॉस्ट एंड देखो अब इससे क्या होता है कि जो, अब जैसे कि मैंने बताया एमआरटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स या कमोडिटी ले लो भैया, ठीक है। नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि गन और बटर की बात की। तो इससे क्या होता है भैया, इससे कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, एमआरटी इंक्रीज हो रहा है। ये सब मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कॉनकेव शेप के बारे में, ठीक है। तो भैया कॉनकेव शेप क्यों है, क्योंकि जो हमारी मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर रही है। यानी कि हमें मोर एंड मोर हम क्या कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी ए या एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट। तो भैया सिंपल चीज़ में बोलेंगे तो यहाँ पे अगर बोले कि कॉनकेव क्यू है तो हम बोलेंगे एमआरटी इंक्रीज कर रहा है, एमआरटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब एमआरटी इंक्रीज करने का मतलब कि मोर ऑफ कमोडिटी ए, ठीक है, आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ बी, कमोडिटी बी, ठीक है। और एमआरटी इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या, और एमआरटी इंक्रीज करने का रीज़न क्या है भैया, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड, ये याद रखना है, ठीक है। चलो तो ये था आज का बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था। इससे ज़्यादा आपसे पूछ सकता है क्या पीपीएफ, इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछ सकता है, क्या
पीपीएफ स्ट्रेट लाइन बन सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछ सकता है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये पीपीएफ है, ठीक है, क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। तो भैया इसको हटाओ, अच्छा से नहीं लिखा है, इंक टूल में जाया जाए, ठीक है। स्ट्रेट हो सकता है, तो ये देखना है क्या ये स्ट्रेट हो सकता है, तो हाँ हो सकता है भैया, पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम आपको एक टर्म बता रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। और असली में क्या होता है, रियल में तो ये कनकेव है, ठीक है, पर ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। और ये क्या है, ये स्ट्रेट है। तो क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तब है जब एमआरटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एमआरटी क्या होगा, जब कांस्टेंट होगा। जब एमआरटी कांस्टेंट यानी कि जो कमोडिटी है हमें कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे नहीं कि हम ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, यानी कि कमोडिटी ये से हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कमोडिटी भी में एक एडिशनल यूनिट हो रहा है, यानी कि इधर भी सेम सेक्रीफाइस होगा और उधर भी सेम गेन होगा, ठीक है। सेम सेक्रीफाइस यानी कि कह सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी ए, ठीक है, इज सेक्रीफाइस, ठीक है। यार अच्छा से क्यों नहीं लिखा रहा है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ ए इज सेक्रीफाइस टू गेन बी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या है, तो हम आपसे एक पूछ सकते हैं क्या पीपीएफ स्ट्रेट हो सकता है, तो हाँ भाई हो सकता है, पर ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप एक तरह से स्टेटमेंट दोगे इट्स पॉसिबल, ठीक है। पर कब कब रियल लाइफ में तो आप नहीं देखेंगे, पर कब, जब भी एमआरटी कांस्टेंट हो, ठीक है। दूसरे चलते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग, क्या पीपीएफ कन्वेक्स हो सकता है, भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये जो पीपीएफ होता है, ठीक है, कन्वेक्स हो सकता है, तो भैया अगर बुक्स के टर्म में देखें तो कर देते हैं, चलो हो सकता है। पर अच्छा दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि कॉनकेव क्यों होता है, मैंने बताया था आपको कॉनकेव का डायग्राम क्या होता है ऐसा। तो कॉनकेव क्यों होता है, जब एमआरटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो क्या कन्वेक्स हो सकता है, हाँ भैया क्यों नहीं हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। कैसे होगा, जब एमआरटी डिक्रीज करेगा, जब एमआरटी डिक्रीज करेगा, यानी कि इंक्रीज में क्या होता था कि हम मोर सेक्रीफाइस करते थे, मोर एंड मोर सेक्रीफाइस, ठीक है, मोर एंड मोर सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट, ठीक है। पर आपका एमआरटी में क्या होता है, लेस सेक्रीफाइस होगा, यही अंतर है और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।